हे जंकी, स्वागत है आपका हमारे एक और संडे के स्पेशल Q&A एपिसोड में, जहां पर मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और मैं बिहाइंड द सीन के बारे में आपको क्या ही बताऊं यार, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है हर बार जब भी रिकॉर्ड करना भूल जाता हूं। आज भी रिकॉर्ड करना भूल गया, क्या ही करूं मैं, अपना समझ ही नहीं आता मुझे। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है साइलाई क्यूबी की तरफ से, जो हर बार सवाल पूछते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपको अपने सवाल पूछना है तो सवाल आप ट्विटर पे पूछा करो, क्योंकि मैं ट्विटर के सवालों को पहले प्रीफर करता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब कमेंट्स पे आता हूँ। यूट्यूब कमेंट्स पे आते आते शायद थक भी जाता हूँ सवाल लेते हुए, तो मिस भी हो जाते हैं। तो अगर आपको सवाल पूछने हैं तो मैं प्रीफर करूंगा ट्विटर पे आ जाओ यार, 2 मिनट लगते हैं आईडी बनाने में, डाउनलोड करने में, फॉलो कर लो, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, मजे करो। चलो, तो यहाँ पर पहला सवाल है इनका कि भाई जैसा कि आपने बोला था कि 3 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट जंपिंग विदाउट टेकिंग एनर्जी, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब हम उन्हें रोकने के लिए एनर्जी देने लगे? तो भाई का सवाल ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 नैनोमीटर जो है प्रोसेसर्स की, एक ट्रांजिस्टर की, वो मेरे हिसाब से लिमिट हो जाएगी। उसके नीचे अगर हम जाएंगे ना तो अननेसेसरली जो इलेक्ट्रॉन लीकिंग या फिर इंफॉर्मेशन लीकिंग भी कह सकते हैं, सिग्नल लीकिंग भी कह सकते हैं, तो ये होना शुरू हो जाएगी। मतलब हमारा जो आप पिछली वीडियो देख लेना, पिछला Q&A, वहां पर मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर इनका सवाल है कि अगर 3 नैनोमीटर से नीचे जाना है हमें ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, तो हम फिर इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए एनर्जी क्यों नहीं दे देते? तो भाई फिर फायदा ही क्या हुआ? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कम से कम एनर्जी ले, जितना हो सके उतनी कम एनर्जी ले। अब अगर हमें उसे रोकने के लिए ही एनर्जी देनी हो तो ये तो एक तरह से एफिशिएंसी बेकार हो गई ना, फालतू में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमें एनर्जी को मिनिमाइज करना है। तो जब 3 नैनोमीटर उसका फिजिकल लिमिट आ गया, इसके नीचे हम नहीं जा सकते, तो जाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी 5 नैनोमीटर यार बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है, इसको ऑप्टिमाइज कर लिया गया ना अच्छे से, जरूरत ही नहीं है इसके बाद। और साथ ही साथ प्रोसेसर का छोटा होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो आर्किटेक्चर है, किस तरीके से वो डिजाइन करा गया है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से दरवाजे तक जाने के कितने रास्ते हम बना सकते हैं, जो सबसे छोटा रास्ता होगा वहीं पर सबसे ज्यादा कम एनर्जी लगेगी। तो ये सारी भी चीजें मायने रखती हैं। आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें कोर्स कितने हैं, किस तरीके से वो ऑप्टिमाइज है, ये सारी चीजें भी काम करती है। प्रोसेसर का सिर्फ छोटा होना ही प्रोसेसर को अच्छा नहीं बना देता, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर आता है इन्हीं की तरफ से कि भाई क्या एसओसी सीपीयू को रिप्लेस कर लेगी क्या? तो एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, सीपीयू आपका होता है केवल मतलब एसओसी का ही एक पार्ट। अगर हम मोबाइल की बात करें, डेस्कटॉप में सिस्टम ऑन चिप जैसा कुछ भी नहीं होता, वहां पर सीपीयू होता है डायरेक्ट, सीपीयू अलग जीपीयू अलग। सिस्टम ऑन चिप क्या होता है? जैसे आपका फोन है, इसको बहुत सारे काम करने हैं, मतलब चलाना भी है, ओएस भी रन करना है, वीडियो भी लेनी है, गेम भी खेलना है, कैमरा भी चलाना है, आपका जो सीरी वगैरह है उन सबको भी काम में लेना है, जो फोटो खींचने के बाद एआई प्रोसेसिंग होती है उसको भी काम में लेना है। तो इन सारी चीजों के लिए अलग अलग चिप्स लगाई जाती हैं। सीपीयू आपका बाकी सारा काम देखेगा, ग्राफिक जीपीयू जो है वो आपके गेम्स वगैरह को हैंडल करेगा, ग्राफिक्स को हैंडल करेगा। आपका जो एआई नेटवर्क है, अब जितने भी चिप्स आ रहे हैं उन सब में आपके एआई इंजन कोर्स होते हैं, तो ये आपका अलग जो एआई का काम है वो सारा संभालेगा। आईएसपी जो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग होती है वो आपका अलग संभालेगा, उसके लिए अलग चिप लगी होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक एसओसी बनाती हैं। तो मोबाइल फोन्स में तो एसओसी हमेशा आती रहेंगी, इसको सीपीयू रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और डेस्कटॉप वगैरह में हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो इस वजह से वहां पर भी मेरे हिसाब से तो रिप्लेस होगी नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह काम करती रहेंगी। और हाँ, अगर आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो कि एसओसी और सीपीयू बिल्कुल अलग है, तो मतलब आप ये सोच रहे हो कि डेस्कटॉप में सीपीयू लगता है, मोबाइल में सीपीयू लगता ही नहीं है, तो वही वैसे ही सीपीयू होते हैं यहाँ पर भी, बस वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्रिश की तरफ से कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक कार लेनी हो तो लोग टेस्ला को क्यों प्रीफर करते हैं, बाकी इलेक्ट्रिक कार्स को लोग इतना ज्यादा क्यों कंसिडर नहीं करते? क्या इंडिया में टेस्ला आने के बाद पेट्रोल पंप ओनर्स को इलेक्ट्रिक स्टेशन भी कंपलसरी रखना होगा क्या? टेस्ला इंडिया में कौन से स्टेट में फैक्ट्री लगा सकती है? तो यार भाई क्रिश भाई देखो, इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर टेस्ला ने ले रखा है, उसका सबसे बड़ा तो यही है कि फर्स्ट इन द मार्केट, वो लोग सबसे पहले मार्केट में आए थे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वो लोग लेकर आए थे। दूसरी बात, इलॉन मस्क, उनका भाई जो विजन है, उनके ऊपर जो लोगों का भरोसा है वो बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, टेस्ला की जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो बाकियों से काफी ज्यादा अच्छी है, वो लोग काफी एक स्टेबल बैटरी लाइफ, काफी एक अच्छा सर्विस वगैरह देते हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन है टेस्ला के सबसे ज्यादा फेमस होने का, बाइक जाने के बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन है टेस्ला के सबसे ज्यादा फेमस होने का, वो है, अब इंडिया में देखो नहीं है कुछ भी, बाहर की बता रहा हूँ, वो है कि जो स्टेशंस वगैरह हैं, चार्जिंग स्टेशन, जैसे यहाँ पर पेट्रोल पंप होते हैं, वहां पर टेस्ला के लिए अलग अलग स्टेशन बनाए गए पूरे, जहां पर भी सिटी में है वो, तो वो स्टेशन सबसे ज्यादा टेस्ला के पास हैं। बाकी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है उनके स्टेशन इतने ज्यादा नहीं है। और ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म का सिस्टम है ना, इसके लिए दूसरी कंपनी को टेस्ला से परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन हालांकि टेस्ला मतलब एलॉन मस्क ने बोला था कि भैया तुम आओगे तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन पता नहीं दूसरी कंपनी जा क्यों नहीं रही।
तो इससे होगा क्या, अगर पास दूसरी कंपनी की गाड़ी भी है ना तो भी आप टेस्ला के चार्जर से चार्ज कर लोगे। तो ये सारी चीजें अब क्यों नहीं हो रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेन रीजन टेस्ला के फेमस होने के यही है कि इलॉन मस्क पे लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है। वो लोग सबसे पहले आए थे, उनके पास अच्छी बैटरी टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन भी उन्हीं के पास है। और रही बात के इंडिया में टेस्ला किस मतलब किस स्टेट में वो लोग फैक्ट्री लगाएंगे, तो जहां पर भी उन्हें लिथियम सबसे आसानी से सबसे जल्दी बिना किसी टेंशन के अवेलेबल हो जाएगी, वो लोग वहीं पर अपने स्टेशन बनाएंगे। रही बात कि स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में बनी बनाई टेस्ला यहाँ पर आएगी और यहाँ पर बिकेगी केवल। अब बनी बनाई टेस्ला आएगी तो जैसे 30 लाख की है यूएस में, यहाँ पर आने के बाद वो डायरेक्ट 60 लाख की हो जाएगी, क्योंकि पूरा 100% यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है अपना बनी बनाई चीजों को अगर आप इंपोर्ट करते हो। तो स्टार्टिंग में इसीलिए महंगी होगी और स्टार्टिंग में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उस टाइम पर टेस्ला यही देखेगी कि कहाँ पर हमें लिथियम सबसे ज्यादा आसानी से मिल सकता है, और जहां पर वो मिल जाएगा वहां पर कर लेंगे। और बहुत सारे इंडियन स्टेट्स जो हैं, गवर्नमेंट सीएम वगैरह जो हैं, उन्होंने टेस्ला को लेटर भी लिख रखा है कि भैया अगर आओगे तो देखो हमारे यहाँ आना, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हम आपको इतना इतना छूट देंगे टैक्सेस वगैरह में, तो हमारे यहाँ आकर लगाना भैया, मजे करना। फिर तो इंडिया में तो देखो फ्यूचर टेस्ला का मेरे हिसाब से बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन काफी टाइम बाद। इनिशियली कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेना। टेस्ला आ जाएगी ना, 3-4 गाड़ियां भी आ जाएंगी तो भी लोगों को पता भी नहीं होगा कि टेस्ला है क्या। बहुत ही ज्यादा रेयर लोग उसको यूज करेंगे। हमको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, जितने मतलब आपके जैसे देख रहे हैं आप लोगों को पता है टेस्ला के बारे में। मेजॉरिटी 98% जनता अभी भी ऐसी जिसको टेस्ला के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो ये रीजन है अभी। बाकी देखते हैं कब तक आती है। अगला सवाल यहाँ पर क्रिश की तरफ से, लेकिन ये क्रिश दूसरे हैं, क्रिश पाटिल की तरफ से, कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्या हमें मंथली कुछ पे करना पड़ेगा? लव यू अलॉट भाई, लव यू भाई, आपके साथ जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। और स्टारलिंक प्रोजेक्ट, हाँ भाई, अगर ये पूरा हो जाता है तो देखो इनका मेन सीन पता है क्या है। एक बार बाइक चले जाए तो फिर से जाओ। तो यहाँ पर इनका मेन सीन ये है कि ये लोग पूरी धरती को कवर करना चाहते हैं। जैसे आप धरती पे बोल दो कि यहाँ पे मुझे इंटरनेट चाहिए, कहीं पे भी, वो लोग वहां पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा सकें, ये उनका पहला गोल है। और रही बात पैसे देने की, तो हाँ ऑब्वियसली जैसे आप अपने टाटा स्काई वगैरह की छतरी लगवाते हैं, उसी तरह आपको स्टारलिंक की भी छतरी लगवानी पड़ेगी। हालांकि ये छतरी काफी ज्यादा महंगी होगी। इनिशियली जो रेट्स आ रहे हैं वो 10,000 के आसपास के आ रहे हैं। तो इंडिया में मान लो जब आएगा तो स्टार्टिंग में आपको 10 से 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी छतरी लगेगी। वहां से आपका जो तार वगैरह आएगा राउटर तक, राउटर से आप अपने इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाओगे। और मेन गोल उनका यही है अभी के पूरे इंडिया में जहां पर भी चाहे वहां पर वो लोग इंटरनेट दे सके, ये उनका मेन गोल है। और हाई स्पीड इंटरनेट, ऐसा नहीं छोटा मोटा। इससे क्या होगा, अब जैसे मान लो कि कोई गांव वगैरह है, वहां पर जब इंटरनेट आ जाता है तो अलग अलग जगह मतलब डबलर के थ्रू या फिर जो राउटर रिपीटर होते हैं उनके थ्रू पूरे गाँव को अच्छे से वाईफाई से कवर किया जा सकता है। तो जो प्रधानी वगैरह में होते हैं वो कितने छोटे छोटे तो गाँव होते हैं, वहां पर इजिली ऐसी चीजों से कवर करा जा सकता है। या फिर जो लोग रिमोटली इलाके में रहते हैं, मतलब यूएस वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहां पर तो यार एक बंदा यहाँ पे रहता है, उसके आसपास लोग ही नहीं रहते बहुत दूर दूर तक। तो ऐसे केसेस में उसके यहाँ पे इंटरनेट आ सके, ये उनका मेन गोल है फिलहाल। क्योंकि इतने केवल एक बंदे के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता है और कंपनी बिछाएगी भी नहीं। यहाँ पर अगला सवाल है आकाश पाटिल की तरफ से। दोनों पाटिल भाई तो नहीं हो क्या भाई? कब ट्रांसपेरेंट फोन कॉमन यूज में आएंगी? अच्छा, तो यार मेरे हिसाब से देखो ट्रांसपेरेंट फोन्स रियल लाइफ में तो यार नहीं आ पाएंगी मेरे हिसाब से। अगर आएंगे भी तो जो होलोग्राफिक वाले फोन्स हैं वो एक बार को 10-20 साल बाद आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे। देखो वो दिखने में कूल लगते हैं, सब कुछ उनका अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कितना अच्छा देखोगे? क्योंकि अभी भी जो मतलब वो आर पार देखने वाली टीवीज हैं, क्या ट्रांसपेरेंट टीवीज हैं, उसमें सीन क्या है, उसमें आपको किसी में 80% मिल रहा है, किसी में 70% मिल रहा है, 60% विजिबिलिटी मिल रही है। उतने अच्छे से आप एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छे से एंजॉय करना है, उसके पीछे आप वो ब्लैक कलर का कुछ पेपर वगैरह पर्दा वर्दा लगा दो, तब आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा वो चीज। तो दिखने में कूल है, साउंड अच्छा करता है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। और रही बात, बहुत सारी चीजें आप देखो ना, यूज हो जाती है, कैमरा फोन में आ जाती है, लेकिन दिखने में अच्छी लगती है, कुछ टाइम बाद हटा दी जाती है। आपका पॉपअप कैमरा है, आया था, दिखने में कूल लगता था, लेकिन अब किसी भी फोन में नहीं आ रहा। सिमिलरली आपके जो कर्व डिस्प्ले आते थे, इनिशियली जब सैमसंग लेके आया था काफी अच्छा लगा था, देखने में मजा आ रहा था, मतलब दूसरे के हाथ में देखो तब मजा आ रहा था। खुद जैसे जैसे यूज करना शुरू करा उसकी दिक्कतें पता चलने लगी, तो अब जाकर वो चीज भी हट गई है। तो यही सारी चीजें हैं जो दिखने में कूल लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको लेकर आते हो तो वो इतने अच्छे से मार्केट में नहीं आ पाती और प्रैक्टिकल यूज में भी नहीं आ पाती। मेन बात ये है। अगला सवाल
सवाल यहाँ पर प्रियांशु यादव की तरफ से है कि भाई वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करती है। तो यार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो देखो मैं सिंपल बताता हूँ। बिल्कुल आपका एक कॉइल होता है, वायरलेस चार्जर है, उसके अंदर लगी होंगी कॉइल्स, ठीक है, तार लगी हुई एक। अब एक फिनोमिना होता है कि अगर आप एक वायर के अंदर से करंट को भेजते हो तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है अपने आप। जैसे ही करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब यहाँ पर क्या है, इस तार के अंदर हम भेजते हैं एसी करंट। एसी करंट कैसे जाता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके जाता है। तो जब ये प्लस माइनस मतलब करंट जो है वेरी कर रहा है, तो जब ये वेरी करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये रोटेट करना शुरू कर देगी। ये समझ में आ गया। एक तार के अंदर से एसी करंट को भेजा, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होने लगी। अब हमने जो हमारा चार्जर पैड है उसके अंदर हमने क्या करा, एक वायर को ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके, बस ये है हमारा, केवल एक ही वायर है उसको गोल गोल करके रख दिया है। ये है हमारा पैड जो वायरलेस चार्जर है। ये है हमारा फोन, इसके अंदर भी एक गोल गोल करके वायर लगी हुई है। अब ये वायर क्या होगी, यहाँ पर आपका करंट जा रहा है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और वेरिएबल करंट होने की वजह से, एसी करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। अब जैसे ही मैं अपना फोन इसके ऊपर रखूंगा, एक और फिनोमिना है, जहां पर भी घूमती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कोई भी तार रख देते हो तो उस तार के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। सिमिलरली इस फोन के अंदर जो कॉइल लगी हुई है उसमें जो तार लगा हुआ है, इस घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जैसे ही मैं रखूंगा उस तार के अंदर, मतलब वो तार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई, उसके अंदर करंट जनरेट हो गया। अब ये करंट इस फोन को चार्ज कर देगा। ये है सिंपल तरीका वायरलेस चार्जिंग के काम करने का। यहाँ पर अगला सवाल है इशक राफी की तरफ से कि भाई एक क्वेश्चन, अच्छा 4 क्वेश्चन है इनके। कैन वी यूज A14 बायोनिक चिपसेट फॉर एनी एंड्रॉइड फोन? इफ वी अनेबल टू यूज A14 बायोनिक इन एंड्रॉइड फोन्स, व्हाट आर द रीजंस? तो यहाँ पर देखो, रीजन तो यही है कि एप्पल सबसे पहले तो बेचेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि अगर वो बेच भी देता है तो जो एंड्रॉइड सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको अपने कोडिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, डेवलपर्स को चेंजेस करना पड़ेगा, दुनिया भर की भसड़ पैदा हो जाएगी अगर A14 आ जाता है एंड्रॉइड के लिए। तो सबसे प्राइमरी रीजन तो यही है, एप्पल बेचेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा सवाल है इनका कि A14 बायोनिक, A15 बायोनिक आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। चौथा सवाल है कि iPhone 13 सीरीज क्यों नहीं आ रही? तो यहाँ पर भाई आप ऐसा नहीं कह सकते 13 सीरीज आ ही नहीं रही, बहुत चांसेस है कि वो इस नाम से नहीं आएगी, उसका नाम रहेगा 12S। नंबर 1 भाई जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ हैं, काफ़ी सारे हैं। और रही बात 13 की, तो 13 को वैसे भी अनलकी नंबर माना जाता है। और बिजनेसेस में भाई भले ही कोई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कितना भी ज़्यादा वो क्यों ना हो जाए, रिस्क लेना इतने बड़े लेवल पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर नहीं चाहेगा कोई। एक सबकॉन्शियस नेगेटिविटी माइंड में चलती रहती है, उससे अच्छा यही है कि भाई दूर ही रहो, क्यों पंगे लेना फालतू के, क्यों अपने दिमाग में सिरदर्दी करना। सिरदर्दी से बचने के लिए हो सकता है कि इस बार जो है 12 है, ना कि 13। यहाँ पर अगला सवाल है अभिजीत कुमार की तरफ से, अच्छा दोनों नहीं, सेम सवाल नहीं है। अभिजीत कुमार की तरफ से सवाल है कि सेंसेक्स और निफ्टी में क्या अंतर होता है? तो निफ्टी 50 जैसा कि नाम से ही मतलब है, तो यहाँ पर देखो क्या है, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सेंसेक्स आपके होते हैं कि दुनिया मतलब पूरे इंडिया की जो 20 जो मोस्ट टॉप पे चल रही है ना कंपनीज, वो कंपनीज इकट्ठा सेंसेक्स कहलाती हैं, और निफ्टी आपकी होती है टॉप 50 कंपनीज। अब इसमें ये चेंजेस भी होती रहती है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, HDFC और दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज जो टॉप पे चल रही हैं, जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है एक टाइम पे, टॉप 20 आपका सेंसेक्स कहलाती है, टॉप 50 कंपनीज टोटल मिला के आपकी निफ्टी बन जाती हैं। अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो सॉरी। यहाँ पर अगला सवाल वीर वंशज की तरफ से आ रहा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर कूलर, स्टॉक कूलर और लिक्विड कूलर? तो एयर कूलर आपका वो होता है जिसके अंदर जो CPU है उसके ऊपर जो कॉइल लगी हुई है, इसके ऊपर अलग अलग फिन्स लगी होंगी, मतलब पतली पतली फिन्स लगी होंगी। फिन्स क्यों लगाते हैं हम लोग? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ही ज्यादा सरफेस एरिया से, मतलब उतना ही ज्यादा एरिया से हीट रिलीज हो सकती है। तो उस फिन के आगे पीछे या दोनों साइड में हम फैन लगा देंगे, वो आपका एयर कूलर बन जाएगा। स्टॉक कूलर क्या होता है? वो जो आपके CPU के साथ आता है उसी को हम स्टॉक कूलर कहते हैं। तो लिक्विड कूलर में क्या है, जैसे हमारा ये लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक लिक्विड रहता है, वो आपके CPU के ऊपर जो कॉइल लगी है उस पे चिपका रहेगा, वहां से वो हीट को लेकर लिक्विड को ऊपर भेजेगा। ऊपर आपका वही फिन है जो पूरा लिक्विड जो है ऐसे ऐसे करके एक वो पूरी रील होगी, उसमें से पास होगा पानी नहीं, एक कूलेंट होता है, और उस कूलेंट को पंखा हवा से निकाल देगा, उसमें जो भी गर्मी आई होगी। तो बस लिक्विड कूलर में यही होता है। यहाँ पर अगला सवाल है SI स्माइल की तरफ से कि भाई एंड्रॉइड टीवी में हार्ड डिस्क कनेक्ट हो सकता है क्या? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, वहाँ पर USB पोर्ट दिए रहते हैं, उसमें आप लगा सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर रॉकी DSG की तरफ से आ रहा है कि व्हाट यू डू एक्सेप्ट यूट्यूब? तो यहाँ पर भाई मैं YouTube के अलावा कुछ भी नहीं करता, यही काम है, एक ही काम आता है। हालांकि मैंने सोचा था मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन
देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है हेमराज साहू की तरफ से, Realme 8 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro में से कौन सा फोन अच्छा रहेगा? तो भाई मेरे हिसाब से आई थिंक Redmi 8 Pro में जो साइज है वो 6.5 का है, 6.5 या 6.6, और Note 10 Pro में 6.7 के आसपास का है मेरे हिसाब से। तो यार दोनों में प्रोसेसर शायद सेम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। हालांकि देखो मैं साइज में ही ये बता दूंगा, प्रोसेसर सेम है शायद। तो यहाँ पर Realme 8 Pro की तरफ मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली छोटे फ़ोन ज़्यादा पसंद आते हैं, जो छोटे रहते हैं। बड़े फ़ोन्स में इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ये रीज़न है। यहाँ पर अगला सवाल मोनू प्लेयर की तरफ से आ रहा है। मोनू प्लेयर का पिछले बार नाम लिया था तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, अब की बार देखो तो यहाँ पर सवाल इनका ये है कि भाई ज़्यादातर लोग लैपटॉप्स की बातें करते हैं, क्यों करते हैं, कंप्यूटर्स की बातें क्यों नहीं करते? तो यार देखो, लैपटॉप जो है पोर्टेबल डिवाइस है। आप सबसे मतलब मोबाइल के बाद अगर कोई दूसरा सबसे ज़्यादा पोर्टेबल चीज़ है तो वो आपका लैपटॉप वगैरह ही है। तो बस लैपटॉप आपके जितने भी काम है वो सारे काम के काम कर देगा। पोर्टेबल का पोर्टेबल है, ठीक ठाक पावरफुल है, आपको हमेशा कहीं कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी ले जा सकते हो। यही सबसे बड़ा रीज़न है। इसी वजह से इसका जो वो है बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। पीसी का क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है, इतना पावरफुल पीसी है, क्या कर सकता हूँ मैं? जब तक यहाँ पर हूँ तब तक ही काम कर सकता हूँ, अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो क्या? तो इस केस में वो लैपटॉप वगैरह ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो कौशिक सरकार की तरफ से आ रहा है कि हाउ चूज बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले बिफोर बाय एनी फोन? सैमसंग डिस्प्ले M51 इज बेटर देन OnePlus Nord 28K हाउ? तो यार ये तो पैनल के ऊपर की बात है, किस कंपनी ने कैसा पैनल बनाया है, ऐसे आप रियल लाइफ में देख के ही पता कर सकते हो। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या टर्म नहीं है कि इसमें अच्छा है या फिर उसमें अच्छा है। एमोलेड मतलब एमोलेड, दोनों के अंदर ही ऑर्गेनिक LEDs लगी हुई हैं, दोनों की खुद की लाइटें हैं। वो कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं वो उस पैनल पे ही डिपेंड करता है। और रही बात, अभी यार डील आई थी बहुत अच्छी, M51 पे 20,000 का मिल रहा था, तो 20,000 का मैं OnePlus Nord के ऊपर पूरा तहे दिल से मैं तो कहूँगा कि भाई M51 के लिए जाना, क्योंकि बहुत अच्छी वैल्यू है 20,000 के रेंज में। जहाँ पर ये 23-24 का जाता है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा मामला डामाडोल होने लगता है, लेकिन 20,000 में एक नंबर फ़ोन था। अब पता नहीं डील है कि नहीं, अगर होगी तो मैं बता दूंगा, नीचे डिस्कोर्स में देख लेना, पिन कमेंट में। और रही बात, हाँ मैं वही चूज़ नहीं कर सकते, ऐसे आंखों से ही देख के बता सकते हो, ऐसा तो कोई मेथड नहीं है। और बस फिर आज के सवाल यहीं पर ख़त्म होते हैं, तो वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सवालों के जवाब पसंद आए होंगे। जिन्होंने पूछा, जिन्होंने नहीं पूछा, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको सवाल पूछना है तो ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कर लेना, ट्विटर लिंक यहाँ पर आ रही होगी कहीं पर भी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं, बांटते रहेंगे, कोई रोक लो जिसमें दम हो तो। जय हिंद, वंदे मातरम।